आगे आप स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? कर दो भाई, कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमने उठा रखा है जिम्मा आपके 95 प्लस स्कोर करवाने का आपके बोर्ड के एग्जाम में, जिसके लिए हमने तो कर ली तैयारी। आपको तैयारी में क्या करना है? आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा हम क्या करने वाले हैं जिससे आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे, तो कुछ नहीं करना है, जाके हमारी पिछली बुक की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और अपने आप आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब शुरू करेंगे हम आज के चैप्टर से। आपके इस चैप्टर की शुरुआत होती है जब हमें आज़ादी मिली उस दिन से। हम सभी जानते हैं हर साल 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसमें सुबह सुबह हम टीवी में बहुत सारी परेड, प्रधानमंत्री जी का भाषण और उसके बाद दिन में पतंग उड़ाकर और अलग अलग तरीके से हम हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सपोज कीजिए कि जब वो पहली बार वो 15 अगस्त 1947 का दिन था, जब 200 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली, तो वो दिन कितना खुशी का दिन होगा। लोगों ने आखिर उस दिन को कैसे मनाया होगा? यहीं से इस चैप्टर की कहानी की शुरुआत होती। और मैं आपको बताता हूँ, जब हम आज़ाद हुए, वो जो 15 अगस्त 1947 की आज़ादी वाला दिन था, वो हर साल जैसे आज हम मनाते हैं ऐसा नहीं था। उस दिन की कहानी काफ़ी अलग है। कहने को तो बहुत खुशी का दिन था कि 200 साल से हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी अपने साथ एक और चीज़ लेकर आई जिसका दुख भी उतना ही था। वो जगह जो दुनिया के नक्शे में इंडिया के नाम से जानी जाती थी, उस 15 अगस्त 1947 के दिन जब हम आज़ाद हुए, तो वो जगह इंडिया नाम से आज़ाद नहीं हुई। अब इंडिया कहे जाने वाला हिस्सा दो हिस्सों में बढ़ चुका था, जहाँ एक हिस्से को आज हम भारत के नाम से जानते हैं और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना। यहीं से आपके चैप्टर की कहानी को मैं पूरा समझाना शुरू करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। कहने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कहेंगे कि अब चैप्टर के अंदर से कुछ भी आ जाए, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी है और कहानियाँ हम कभी नहीं भूलते। तो शुरू करते हैं अब भारत की आज़ादी वाला दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन से। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, इंडिया आज़ाद होने वाला था, उसी रात संविधान सभा के अंदर नेहरू जी के द्वारा एक भाषण दिया गया, जिसे उनका सुप्रसिद्ध भाषण कहा जाता है और उस भाषण को जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से। और जब भारत को आज़ादी मिली, तो आप साथ में जानते हैं कि आज़ादी जो फ्रीडम है वो अपने साथ लेकर आई बंटवारा, और बंटवारा हुआ था द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम पर। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत में इंडिया का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत धर्म के आधार पर, कि हिंदू जहां रहते हैं उसे भारत कहा जाएगा, मुस्लिम्स जहां रहते हैं उसे पाकिस्तान कहा जाएगा। अब पूरे इंडिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर मुस्लिम आबादी हो, क्योंकि दो इलाके थे, एक इलाका पूरब में था, एक पश्चिम पे था, जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक थी। तो ये फैसला हुआ कि दोनों को पाकिस्तान बनाया जाएगा। तो इसीलिए जब भारत का बंटवारा हुआ, इंडिया का बंटवारा हुआ, तो एक तो बना भारत जो कि आज हमारा है, लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बना। एक बना पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा बना पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया, जो कि आपने अपनी पिछली वाली बुक के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। पश्चिमी पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान है। और ये जो सीमाएं आप देखते हैं ना, जो पूरी सीमाएं बटी हुई आप जो बंटवारा देखते हैं, आपकी बुक में इसकी जानकारी नहीं, पर मैं बता देता हूं कि जो सीमाएं बांटी गई, भारत और पाकिस्तान को जो बांटने की सीमा बांटी गई, इसे खींचने वाले थे सिरिल रेडक्लिफ। ये नाम आप याद रख सकते हैं अपनी जीके के लिए। और ये जो विभाजन हुआ, ये विभाजन बहुत ही आकस्मिक था, अचानक हुआ। लोगों को अगली सुबह ये भी नहीं पता था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। बंटवारा इस प्रकार के था। अभी तक जो पड़ोसी थे वो हो सकता है कि वो अलग अलग देश में बंट गए हैं,
लेकिन इसी आज़ादी के साथ शुरू हुई एक और चीज़ जिसकी किसी को भी आशंका नहीं थी, और वो हुआ, और वो थी हिंसा। सबसे ज़्यादा इस बंटवारे का अगर दुख किन्हीं राज्यों ने झेला तो पश्चिमी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ वो हुआ पंजाब राष्ट्र में, और पूर्वी पाकिस्तान में जिसने सबसे ज़्यादा त्रासदी देखी वो था बंगाल। यहाँ से बहुत सारा हिस्सा कटकर आज हम पाकिस्तान में देखते हैं। इसका हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में हमें दिखाई देता है। आपने देखा होगा भारत में जो बंगाल है उसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा बंगाल उधर चला गया। और इन्हीं दोनों जगहों पर हिंसाएं चालू हुई। किसने पहले चालू करी इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन दोनों तरफ हिंसाएं हुई। इस तरफ मुस्लिम मारे गए, उस तरफ हिंदूज मारे गए। और आपने फिल्में भी देखी हैं, जैसे आपने बॉर्डर देखी है, भाग मिल्खा भाग देखी है, भारत देखी है, तो आपने उसमें आज़ादी के समय की वो जो हिंसा है वो भी आपने उसमें देखी है। और उस वक्त की हिंसा ना जाने कितनी भयानक रही होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और इसी विभाजन के साथ हुआ चालू विस्थापन। विस्थापन यानी लोगों का एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने का सिलसिला। हिंसा कुछ इस प्रकार से बढ़ी कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे एक से दूसरे देश में। और आप इसका अंदाज़ा सिर्फ कुछ आंकड़ों से लगा सकते हैं कि 80 लाख लोग विस्थापित हुए, सीमाओं के आर पार हुए, और इस दौरान 5 से 10 लाख लोगों की जानें गई। दुनिया में अभी तक हुए विस्थापनों में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था ये भारत पाकिस्तान बंटवारे वाला सीक्वेंस। और ये सिर्फ जस्ट आंकड़े हैं जो कि असली कहानी नहीं बताते। वो दौर शायद इससे भी ज़्यादा भयानक था। ठीक है, हाँ, इसकी ये जो बंटवारा हुआ ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की देन थी। वो चाहते थे बंटवारा हो, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया, लगातार उनकी मांग थी और बंटवारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग थे जो बंटवारा नहीं चाहते थे, जिसमें आप नाम याद रखते हैं हमारे गांधी जी। उसके अलावा बंगाल में थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको वहाँ पर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वो भी इसी बात को चाहते थे कि बंटवारा ना हो, यहाँ तक कि वो तो अनशन पे भी बैठे हुए थे, पर फिर भी उनको दरकिनार रखा गया और बंटवारा हो गया। सो ये है पूरी कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, विभाजन की, विस्थापन की, लोगों की एक तरफ से दूसरी जगह आने की, और उसके बाद जो परिणाम देखने को मिले उस चीज़ की। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो अभी तक तो यहाँ पे कहीं चुनौतियों का जिक्र हुआ नहीं है। तो अब इसके बाद हम आपके चैप्टर के अंदर जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं और हम क्योंकि भारत की राजनीति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो अब वो चुनौतियां भारत से संबंधित हैं। तो अब चलते हैं आपकी उन चुनौतियों की तरफ और समझते हैं कि आखिर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थी। तो यहाँ तक के सीक्वेंस में जो आपको याद रखना है वो ये है कि भारत का बंटवारा द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम दो क्षेत्रों धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। भारत बना, पाकिस्तान दो बने शुरू में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश हो गया है, जो कि 1971 में बन गया था। इस बंटवारे की वजह से सबसे ज़्यादा त्रासदी देखी जिन राज्यों ने वो थे पंजाब और बंगाल। विस्थापन हुआ लोग एक तरफ से दूसरी तरफ, क्योंकि हिंसा चालू हो गई, जिसमें 80 लाख लोग विस्थापित हुए, जिसमें 5 से 10 लाख लोगों की जाने गई। आप अपनी बुक में जाके पढ़ सकते हैं कितनी भयानक थी वो, और आप गदर देख सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के वो दौर थे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ने से बेहतर आप वहाँ से भी देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो हम समझेंगे सिर्फ आपकी अगली जो पॉइंट है चुनौतियों के बारे में। चुनौतियाँ बहुत सारी थी और वो तुरंत ही निपटी भी नहीं, लंबे समय तक उनसे निपटने का दौर चलता रहा। लेकिन 3 मुख्य चुनौतियों की बात की गई है आपके इसके चैप्टर में, जो मैंने यहाँ पर भी लिख ली। सबसे पहली चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में पिरोने की। अब इस पॉइंट को और इसके पीछे की पूरी कहानी को ऐसे समझिए कि जब अंग्रेज देश को आज़ाद करके जा रहे थे छोड़ के, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा ख्याल था कि उन्हें लगता था कि भारत आज़ाद होने के बाद रह नहीं पाएगा, इसमें अव्यवस्था फैल जाएगी और आखिरकार हमें ही बुलाया जाएगा। और ऐसा वो सोचते क्यों थे, उसके लिए उन्होंने एक पेंग डाल के छोड़ के गए थे हमारे देश में। उन्होंने क्या कहा कि भारत में आज़ादी से पूर्व 565 रजवाड़े थे। अब रजवाड़ों का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रजवाड़े यानी राजा जी के शासन वाली जगह। और आज़ादी के बाद 13 इसमें से पाकिस्तान में चले गए, 552 हमारे पास रह गए, यानी भारत में रह गए। आपकी बुक में 565 का जिक्र है, आगे का जिक्र नहीं है, सो वो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया आपको बताने के लिए। और अंग्रेजों ने कहा कि रजवाड़े स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो किसी देश में शामिल हो जाएं और चाहे तो स्वतंत्र रहें। अब यहीं से शुरुआत होती है इस पहली समस्या की। अब अधिकतर जो राजा थे वो तो भारत में शामिल हो गए, और इसको भारत में शामिल करने का जो प्रयास था वो
प्रयास कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। और एक दस्तावेज जिस पे हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो सकते थे, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, भारत में विलय पत्र शामिल होने के लिए। तो अधिकतर राजाओं ने तो भारत में विलय होने की बात को मान लिया, लेकिन कुछ थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं होंगे शामिल, हम स्वतंत्र रहेंगे, जिसके मुख्य मुख्य जिक्र आपकी बुक में भी हैं और वो भारत के चारों कोने पे हैं, आप याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर आप देखते हैं, वहाँ के राजा हरि सिंह ने कहा कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना हम भारत में मिलेंगे, हम रहेंगे स्वतंत्र। और जिसी का परिणाम अभी तक हम देखते थे 370 हटी, और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर भारत का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। जो इतनी पूरी कहानी है वो उन्हीं के एक फैसले के बाद से चालू हुई। उसके अलावा बात करें हमारे पूर्वोत्तर में जहाँ पर 7 बहनों वाले राज्य हैं, यहाँ पर मणिपुर के राजा महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह जी, आपको नाम याद रखना है, उन्होंने भारत में शामिल होने की बात तो मांग ली, लेकिन उसके एवज में उन्होंने कहा कि भाई जो मणिपुर है उसके अंदर जो हमारी जो अधिकार है, जो स्वायत्ता है वो बरकरार रहेगी। और वहाँ की जो जनता थी उनका भी बहुत दबाव था। इसी के चलते 1948 में चुनाव हुए और उसके बाद वहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई। देखो, पहली बार चुनाव हुआ और राजतंत्र की स्थापना, लोगों ने कहा कि हमें राजा जी का शासन चाहिए। ठीक है, उसके बाद करें बात नीचे, जो कि उस वक्त हैदराबाद होता था। अब हैदराबाद काफ़ी छोटा है, तब काफ़ी बड़ा होता था। तो हैदराबाद के राजा थे निज़ाम, जो कि एक मुस्लिम शासक थे। और निज़ाम जो है अब उस वक्त मतलब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। अब निज़ाम ने क्या कहा कि भाई हम भी नहीं मिलेंगे, वार्तालाप का दौर चल रहा था, लेकिन उसने कहा कि हम भी नहीं मिलेंगे भारत में भाई। ठीक है, वो तो ये कहता था हम तो पाकिस्तान में जाकर मिल जाएंगे। राजा मुस्लिम था, आबादी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू थी, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर जो है जनता ने राजा जो निज़ाम था उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना शुरू की। अब इस कारण क्या हुआ कि निज़ाम के जो सैनिक थे, जिन्हें रज़ाकार कहा जाता था, उन्होंने हिंसक घटनाएं चालू करी। जनता को मारा गया, उनके परिवार बच्चों के साथ दुष्कर्म किए गए। और इसी दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा जो है भारत की सेना पुलिस की मदद लेकर के और निज़ाम को पकड़ लिया गया और भाई जो है हैदराबाद का भी भारत में विलय हो गया। गुजरात में एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था जूनागढ़, वहाँ पे भी जनमत संग्रह कराया गया और लोगों ने भारत में मिलने की बात मान ली और उसे भारत में मिला लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर राजाओं को भारत में मिलाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। ऊपर जम्मू कश्मीर हरि सिंह वाला जो हिस्सा रह गया, वो अगर आपको नहीं समझा तो हमारा 5वां चैप्टर आप जाके देख के आइए, वहाँ पर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, आई बटन है, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह, तो वहाँ जाकर उसको देख लेना। सो पहला जो पॉइंट है, भारत को एकता के सूत्र में पिरोना, पूरे भारत को एक करना, जहाँ पर सभी विविधताओं के लिए भी जगह हो और ये रजवाड़े भी एक कर लेंगे, तो पूरी कहानी बहुत बड़ी है। चैप्टर में आधे से ज़्यादा तो यही कहानी है बड़ी बड़ी, जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको फटाफट समझा दी है। राजाओं के नाम आपको याद रखने हैं, कहाँ हैं स्टेट्स ये याद रखने हैं, मैप में आ जाए तो आपको भरना आना चाहिए। दूसरा था लोकतंत्र को कायम करना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लोकतंत्र की स्थापना करना। आज़ादी से बहुत पहले ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जब भी हम आज़ाद होंगे तो देश में एक लोकतंत्र की स्थापना होगी, लेकिन ये लोकतंत्र होगा कैसा? ये लोकतंत्र होगा प्रतिनिधि मूलक। ये लोकतंत्र होगा एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक तबका, हर एक समुदाय आकर राजनीति में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका, अपनी हिस्सेदारी ले सकता है, निभा सकता है। एक ऐसे लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी, क्योंकि दुनिया में भारत से पहले जितनी भी कंट्रीज थी जहाँ पर लोकतंत्र था, या तो बहुत ज़्यादा शिक्षित थी या बहुत ज़्यादा धनी थी, और भारत में ये दोनों ही चीज़ नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ठीक है, और हमने इसे 70 सालों में बहुत ही अच्छे से निभाया है। ठीक है, तो दूसरी चुनौती पे भी हमने काबू पाया, पहली पे भी हमने काबू पाया। तीसरी चुनौती थी एक ऐसे विकास को लाने की जिससे समाज के प्रत्येक तबके का लाभ हो, ना कि कुछ लोगों का। यानी समाज में, देश के अंदर एक ऐसे विकास की प्रणाली लाई जाए जिससे समूचे समाज का लाभ हो, कुछ लोगों का लाभ ना हो। ठीक है, तो ये तीसरी सबसे बड़ी चुनौतियां थी। चुनौतियां और भी थी, जैसे कि जब बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो पुनर्स्थापन जो हुआ, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए उनको बसाने की भी एक चुनौती थी। चुनौतियां और भी थी, जैसे ही इन रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया, तो रजवाड़ों की सीमाओं से पहले राज्य बटे हुए थे, लेकिन अब ये कहा गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाएगा। ये 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, आपको याद रखना होगा। 1920 में एक अधिवेशन हुआ जिसमें ये बात कही गई थी कि भाई भाषा, जो राज्य बनाए जाएंगे देश के अंदर, वो भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे। लेकिन जो नेहरू थे और जो बाकी जो मंत्रीगण थे,
उन्हें ये लगने लगा कि अगर भाषाओं के आधार पर राज्यों को बनाया गया तो एक बार फिर से बंटवारा होने के चांसेस है, क्योंकि अभी एक बंटवारा देखा था, उसके बाद रजवाड़ों का विलय, उसका भी दर्द था। सो यहाँ पर एक बात ये थी कि भाई अगर भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया तो अव्यवस्था फैल जाएगी और बंटवारा हो जाएगा। मैं कहानी इसके आगे की सुना रहा हूँ, चैप्टर के बिल्कुल हम एंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर समझना, इन पे हमने काबू पा लिया। 3 चुनौतियां हैं, 3 चुनौतियां आपको याद रखनी है, हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। अब हम बिल्कुल एंड टू एंड खड़े हैं आपके चैप्टर पे, जहां पर ये हो गया एकता के सूत्र में पिरो लेगा, लेकिन देश में जगह जगह मांगे उठने लगी कि भाई हमें अलग राज्य का दर्जा दो। और सबसे प्रमुख हिस्सा जो आपकी बुक के अंदर जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश जो है इसका कुछ हिस्सा बहुत राज्यों में बढ़ गया है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ कर्नाटक में है, तो हम आंध्र प्रदेश से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये मांग उठने लगी कि भाई हमें भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दो। अब 1920 का ये जो अधिवेशन है ये नागपुर अधिवेशन है, काफी फेमस अधिवेशन है, जिसमें ये कहा गया था भाई आजाद होंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होगा। अब अगर भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होता तो मैं आपको समझा चुका हूं कि डर था नेताओं को कि भाई भाषा के आधार पर बटेंगे, अर्थव्यवस्था फैलेगी, फिर से बंटवारा हो सकता है। अभी रजवाड़ों का विलय देखा है, उससे पहले हमने विभाजन देखा है, तो चिंता का विषय था। तो राजाओं मतलब जो नेता लोग थे इन्होंने फैसला किया कि भाई इस पॉइंट को, इस बात को, इस मुद्दे को कुछ टाइम के लिए दबा देते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये बात बहुत जोरों से पकड़ने लगी, लोग आंदोलन करने लगे। और आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही प्रमुख नेता जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, ठीक है, आपको याद रखना है, पोटी श्री रामुलु, ये बैठ गए भाई कि भाई आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक अलग राज्य बनाओ, और ये आमरण हड़ताल पे बैठ गए। अब ये 56 दिन की अनशन के बाद, आमरण हड़ताल के बाद जो है इनकी हो गई मृत्यु। अब मृत्यु के बाद क्या हुआ कि भाई वहां पर जो है वो आंदोलन भड़क उठा, बहुत बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं घटने लगी, पुलिस के द्वारा गोली भी चलाई गई, लोगों की जानें भी गई। बहुत सारे विधायकों ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया अपना रोष जताने के चक्कर में। तो इसी सब के चलते 1952 में, आपको याद रखना है कब, 1952 में आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो था आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है 1 नंबर में कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। और इसी के फिर परिणाम स्वरूप 1953 में, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ये भी आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका काम क्या था कि भाई भाषा के आधार पर देश को बांटना है, राज्य अलग अलग बनेंगे, इसको बना के दो। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश करी 1956 में, जिसके अंदर बने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ओके, सो ये पूरा सीक्वेंस, राज्य पुनर्गठन वाला सीक्वेंस भी खत्म होता है, जिसके अंदर आपको कुछ डिटेल्स याद रखनी है। आपके देश की जो प्रमुख 3 चुनौतियां थी स्वतंत्रता के पश्चात, वो भी यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने समझा दी हैं। पहली थी भारत को एकता के सूत्र में पिरोना, जिसमें 565 रजवाड़े, वो 552 वाला सीक्वेंस भी अगर आप याद रखना है कि भाई पहले आज़ादी से पहले 565 थे, आज़ादी के बाद भारत के हिस्से में 552 आए। इसको एक मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इतना बड़ा काम किया, ऑब्वियसली, वरना ये बटा हुआ होता, सोचो 552 भागों में आपका देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता, कैसा नजर आता। तो इसलिए वो लोह पुरुष थे, सम्मान में एक मूर्ति बना दी, तो क्या ही गलत किया। खैर, फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं होती, ये सब हम जानते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी बनाया जा सकता था, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, कोई बात नहीं, उस बात को साइड में रखते हैं। फिलहाल ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो पे लाइक जरूर ठोक देना, कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए हमारे वीडियोस के अंदर तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियोस में अगर जो बहुत सारे कट देखने को मिले, रीज़न क्या था, बाहर बहुत सारा साउंड हो रहा था, काटना पड़ा मुझे, बीच बीच में कट लगे। सो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ना हो। सो वीडियो कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, जिनके साथ उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।